1980 के दशक में जिस खालिस्तान आंदोलन की आग में पूरा देश जल उठा, उसी कुछ कुछ दस्तक अब फिर से दिखने लगी है। पिछले कुछ दिनों में पंजाब के अंदर जिस तरह से चीजें चल रही हैं, उससे हमें फिर से 1980 के दशक की वो तस्वीरें याद आने लगी हैं। अमृतपाल सिंह, जिन्हें कुछ समय पहले तक कोई जानता तक नहीं था, इन्होंने वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख की बागडोर संभाल ली है, और वह भी सिर्फ 4 महीने पहले। 2012 से पहले ही अमृतपाल सिंह जी का परिवार दुबई चला गया था। अगस्त 2022 में अमृतपाल अकेले ही दुबई से पंजाब आए, और अक्टूबर में अमृतपाल ने जरनैल सिंह भिंडरेवाला के गांव रोडे में वारिस पंजाब दे संगठन के नए मुखिया के रूप में ओहदा संभाल लिया था। यह संगठन दिल्ली हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू ने बनाया था। इस दौरान आयोजित समारोह में अमृतपाल ने खुद को जरनैल सिंह भिंडरावाला का अनुयायी बताते हुए सिख युवाओं को अगली जंग के लिए तैयार होने का आह्वान किया था। दरअसल हुआ ये कि अमृतपाल सिंह के एक समर्थक लवप्रीत सिंह तूफान को पुलिस ने किडनैपिंग के केस में गिरफ्तार किया था। इसके अगेंस्ट उनके सैकड़ों समर्थक पुलिस स्टेशन घुस गए, वो भी तलवारों के साथ, और अमृतपाल सिंह ने पुलिस को ही अल्टीमेटम दे दिया। तो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लवप्रीत सिंह तूफान को छोड़ने का एश्योरेंस देना पड़ा, और इसके बाद अमृतपाल सिंह ने ओपनली कह दिया कि जो हश्र हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का हुआ था, वही हाल हमारे गृह मंत्री अमित शाह का भी होगा। 1984 में खालिस्तान की आग ने पंजाब को बर्बाद करके रख दिया, जिसे बुझाने में पंजाब पे कई दशक हो गए हैं। इसके बाद भी ये आग रह रहकर अपना सर उठाते रहती है, कभी भारत में तो कभी भारत से बाहर। क्या है खालिस्तान आंदोलन की कहानी, चलिए जानते हैं। खालिस्तान आंदोलन की कहानी जानने से पहले हमें सिख धर्म के इतिहास को समझना होगा। 15वीं सदी के आखिर में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की। इस परंपरा में सिखों के कुल 10 गुरु हुए, जिनमें आखिरी सशरीर गुरु गोविंद सिंह जी थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने ही खालसा पंथ की शुरुआत कर सिख धर्म को एक फॉर्मल रूप दिया। अपने छोटे से इतिहास में सिख गुरुओं को मुगल बादशाहों के हाथों क्रूरता का सामना करना पड़ा था, इसलिए गुरु गोविंद सिंह के कॉल पर खालसा आर्मी की शुरुआत की गई। गुरु गोविंद सिंह जी ने बंदा बहादुर को खालसा आर्मी का लीडर बनाया। बंदा सिंह बहादुर की मौत के बाद साल 1733 में मुगलों ने सिखों के साथ संधि की कोशिश की, और सिखों के लीडर कपूर सिंह को नवाब की उपाधि सौंप दी। नवाब कपूर ने सिखों को एक करने के लिए दल खालसा की स्थापना की, और इन दल खालसा को 2 पार्टों में डिवाइड किया। एक था बूढ़ा दल और एक था तरुण दल। बूढ़े दल में 40 वर्ष से ऊपर के सिखों को रखा गया, और तरुण दल में 40 वर्ष से नीचे के सिख आते थे। आगे चलकर इन दलों को 12 छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया। फिर साल 1799 में रणजीत सिंह ने लाहौर को जीत लिया, और 1801 में खुद को पंजाब का महाराजा घोषित कर दिया। इन्होंने इन 12 छोटे छोटे दलों को, जो बाद में मिसलें कहलाई, एक करने का काम किया और सिख साम्राज्य की शुरुआत की। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने राज को सरकार खालसा का नाम दिया, और इस साम्राज्य को अगले दशकों में तिब्बत और अफगानिस्तान की सीमाओं तक पहुंचा दिया। यह साम्राज्य आधी सदी चला, और उसके बाद 1849 में अंग्रेजों से हारने के बाद सिख साम्राज्य कई टुकड़ों में विभक्त हो गया, और इसमें से लगभग सारा पंजाब अंग्रेजों के अधीन हो गया था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और साल आता है 1930। ये वो वक्त था जब लगने लगा था कि अंग्रेज भारत को छोड़कर चले जाएंगे। तो पंजाब में सिखों के बीच सिख होमलैंड की मांग उठने लगी थी, और इस मांग को उठाने में सबसे आगे था शिरोमणि अकाली दल। 1920 में बना ये संगठन अपने को सिखों का प्रतिनिधि मानता था, और मानता था कि सिखों का अपना अलग देश होना चाहिए। और अब साल आ जाता है 1940, जब लाहौर रेजोल्यूशन में मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए एक अलग देश की मांग की। मौका देखकर अकाली दल ने भी सिखों के लिए अलग देश की मांग करना शुरू कर दिया। दोस्तों, यह वह दौर था जब सिख नेताओं ने कहना शुरू कर दिया था कि अंग्रेजों के बाद पंजाब पर सिखों का हक है। लेकिन आज़ादी के बाद हुए विभाजन ने उनकी अलग राज्य बनाने की मांग को धूमिल कर दिया था। आज़ादी के बाद भी सिख देश के अंदर एक अलग राज्य की मांग तो उठाते ही रहे, लेकिन धर्म के आधार पर राज्य की मांग को केंद्र सरकार ने नकार दिया। लेकिन आज़ादी के कुछ साल बाद हुई एक घटना ने अकाली दल को एक और मौका दे दिया। हुआ यह कि 1953 में आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया, जो कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। इससे अकाली दल ने सिखों के बदले पंजाबी बोलने वाले अलग राज्य की मांग कर दी, और इस स्ट्रेटेजी को भारी सफलता मिली। फिर 1 नवंबर 1966 को उस वक्त के पंजाब को विभाजित करके भाषा के आधार पर पंजाब तथा हरियाणा राज्य बनाए गए। अब होना तो ये था कि पंजाब बनने के बाद सिखों की मांगें पूरी हो जानी थी, परंतु हालात इसके बाद और ज्यादा बिगड़ना शुरू हो गए। दरअसल पंजाब गठन के दौरान
चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी बना दिया गया और कुछ पंजाबी बोलने वाले इलाके हरियाणा राज्य की तरफ चले गए। और इन सब के साथ एक और बड़ी दिक्कत हुई पानी को लेकर। केंद्र सरकार ने नदियों के पानी को इस तरह बांटा कि पंजाब को केवल 23% ही इन नदियों का पानी मिल पाया और ये सब मुद्दे पंजाब में नए उबाल का कारण बन रहे थे। 1967 में हुए चुनावों में अकाली दल ने पंजाब को जम्मू कश्मीर की तरह धारा 370 के तहत विशेष स्टेटस देने की मांग को उठाया। हालांकि इस दौरान अकाली दल ने कभी अलग देश की मांग नहीं रखी। दोस्तों, इन सारी घटनाओं में सबसे बड़ा सवाल यह है कि पहली बार खालिस्तान की मांग उठी कहां से। साल 1971 में 13 अक्टूबर के दिन अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में एक विज्ञापन छपा। इस विज्ञापन में खालिस्तान नाम के नए देश की घोषणा की गई थी और दुनिया भर में रहने वाले सिखों से मदद के लिए कहा गया था। दोस्तों, इस विज्ञापन को छपाने वाले शख्स का नाम था जगजीत सिंह चौहान। जगजीत एक समय में पंजाब विधानसभा का डिप्टी स्पीकर रह चुका था। 1969 में चुनाव हारने के बाद वो ब्रिटेन गया और यहाँ उसने खालिस्तान के समर्थन में अभियान चलाना शुरू कर दिया। जगजीत जिस खालिस्तान की मांग कर रहा था उसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान के भी कुछ हिस्से आ रहे थे। साल 1973 में अकाली दल ने आनंदपुर साहिब में प्रस्तावित एक सम्मेलन में नीतिगत प्रस्ताव को रखा। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि भारत सरकार को डिफेंस, मुद्रा और विदेश नीति के मामलों को छोड़कर बाकी मामले पंजाब पर छोड़ देने चाहिए। परंतु तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस प्रस्ताव को देशद्रोही प्रस्ताव बताया और सख्त लहजे में यह कहा कि यह कोई ऑटोनॉमी की डिमांड नहीं, यह तो अलग देश की मांग हो रही है। इसके बाद यह प्रस्ताव एक ठंडे बस्ते में चला गया। इधर अकाली दल पर नकेल कसने के लिए 1972 में इंदिरा गांधी ने सरदार ज्ञानी जैल सिंह को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया। ज्ञानी जैल सिंह पंजाब में अकालियों का वर्चस्व तोड़ना चाहते थे क्योंकि गुरुद्वारों, कॉलेजों और स्कूलों में अकालियों का प्रभाव था। इसकी काट के लिए ज्ञानी जैल सिंह ने सिख जनता को खुश करने के लिए सरकारी कार्यक्रम चलवाए। सिख गुरुओं के नाम पर सड़कों और स्कूलों के नामकरण हुए। शहीदी दिवसों पर सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन होने लगा। लेकिन इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस की छवि इतनी खराब हुई कि सन 1977 में ज्ञानी जैल सिंह पंजाब से रुखसत हो गए और अकाली दल एक बार फिर सत्ता में आ गया। इस बीच में 1980 में जगजीत सिंह के द्वारा ब्रिटेन के अंदर खालिस्तान नामक एक नए देश का ऐलान कर दिया गया। अब आते हैं साल 1978। दिन था बैसाखी का और इस दिन का सिख धर्म में काफी महत्वपूर्ण स्थान होता है। उस रोज अमृतसर में उत्सव का माहौल था, परंतु बखेड़ा तब हुआ जब निरंकारी पंथ का समूह सरकार से परमिशन लेकर जुलूस निकालने लगा और परंपरागत सिख इससे जरूर नाराज होने वाले थे और हुआ भी ऐसा ही। जरनैल सिंह भिंडरेवाले, जो सिखों के धार्मिक समूह दमदमी टकसाल का प्रमुख लीडर था, उसने तत्काल दरबार साहिब के पास एक सभा बुलाई। सभा में निरंकारियों के खिलाफ जोरदार भाषण दिया गया। इसके बाद इधर से एक जुलूस निरंकारियों की तरफ बढ़ा। इन लोगों के पास कृपाण थे तो दूसरी तरफ निरंकारियों के पास बंदूक थी। झड़पें हुई और 13 लोग मारे गए। इस घटना के बाद भिंडरावाले के समर्थकों ने अकाली सरकार के नाक में दम करके रख दिया था और पंजाब पर भिंडरेवाले का प्रभाव लगातार बढ़ते जा रहा था। दोस्तों, साल 1980 आते आते इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी हो चुकी थी और भिंडरेवाला के द्वारा भी कांग्रेस के लिए प्रचार किया जा रहा था। दोस्तों, इलेक्शन के कुछ दिन बाद ही बैसाखी झगड़े को लेकर फैसला आया और निरंकारी समूह के गुरबचन सिंह रिहा हो गए। इस खबर से भिंडरावाला इतना बौखलाया कि उन्होंने अकालियों के खिलाफ और जोर शोर से बोलना शुरू कर दिया और ठीक 2 महीने बाद अप्रैल महीने में गुरबचन सिंह की उनकी दिल्ली वाले निवास पर हत्या कर दी गई। इसके बाद साल 1981 में पत्रकार लाला जगत नारायण की हत्या हुई और इस हत्या में भी भिंडरेवाला के समर्थकों के नाम आ रहे थे। दोस्तों, इन मामलों में पुलिस ने भिंडरेवाले को गिरफ्तार किया, परंतु इस कदर हंगामा हुआ कि भिंडरेवाला को छोड़ना पड़ा और 2 दिन की जेल से भिंडरेवाला को भारी समर्थन मिला। भिंडरेवाले ने अब कांग्रेस के खिलाफ जमकर बोलना शुरू कर दिया था। साल 1982 में आनंदपुर रेजोल्यूशन फिर से चर्चा में आने लगा था और जगह जगह पर पंजाब के अंदर प्रदर्शन शुरू हो चुके थे और जितने उग्र प्रदर्शन होते रहे उतने ही उग्र तरीके से कांग्रेस सरकार ने कॉम्बैट किया और इस तरह पंजाब में स्थिति बद से बदतर होती गई। दोस्तों, इस बीच भिंडरावाले ने गोल्डन टेम्पल को अपना ठिकाना बना लिया और लगभग 2 साल तक गोल्डन टेम्पल से ही अपने कामकाज को आगे बढ़ाया और इन 2 सालों में कई बार कांग्रेस सरकार ने भिंडरेवाले को गिरफ्तार करने की कोशिश की, मगर सरकार कभी भी कामयाब नहीं हो पाई और इन सब की परिणति हुई ऑपरेशन ब्लू स्टार में। ऑपरेशन ब्लू स्टार में भिंडरावाले को गिरफ्तार करने के लिए कांग्रेस सरकार को फौज तक की हेल्प लेनी पड़ी और इसके बाद न जाने कितनी तोप और गोलियां
गोल्डन टेम्पल पर चलाई गई, जिसके बाद ये पूरी स्थिति काबू में आ पाई थी और उस इंसिडेंट के दाग आज भी गोल्डन टेम्पल पर दिखाई देते हैं। दोस्तों, भिंडरावाला को खालिस्तान मूवमेंट का चेहरा माना जाता है, लेकिन असल में इस मूवमेंट की जड़ें विदेशों में थी। दोस्तों, 1984 से लगभग एक दशक तक पंजाब उग्रवाद की चपेट में रहा, लेकिन इस दशक में जनता भी इस अशांति से तंग आ चुकी थी और धीरे धीरे पंजाब में खालिस्तान आंदोलन की आग बुझती चली गई। परंतु जगजीत सिंह की लगाई हुई आग विदेशों में खूब फली फूली। विदेशों में खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स जैसे कई संगठन खड़े हुए, जिनमें से ज्यादातर को आतंकी संगठनों का दर्जा दे दिया गया है। ये संगठन लगातार विदेशों में इस मुद्दे को उठाते रहते हैं, जिसके चलते आज भी खालिस्तान की आग पूरी तरह बुझ नहीं पाई है। दोस्तों, सबसे जरूरी बात हमें यहाँ पर यह समझनी है कि इस पूरे खालिस्तान मूवमेंट को हवा देते रहने का काम हमारे देश से बाहर रहने वाले कुछ ऐसे संगठनों का है जो नहीं चाहते कि भारत में डेवलपमेंट ऐसे ही चलता रहे। सोचने वाली बात है कि मात्र 4 महीने पहले दुबई से आने वाला शख्स कैसे इतना बड़ा लीडर बन गया कि पुलिस तक उसके सामने कुछ नहीं कर पा रही है। दोस्तों, इनका एक ही उद्देश्य है कि हमारी सिख कम्युनिटी जो हर कदम पर देश के साथ खड़ी है, जिस सिख कम्युनिटी ने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है, उनके प्रति इस देश में घृणा बढ़ाई जाए। पर दोस्तों, एज एन प्राउडली इंडियन, हमें इस तरह के मूवमेंट्स के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है और किसी भी तरह की गलत सूचनाओं को फैलने से रोकने की कोशिश करते रहनी है। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और आगे भी ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।